हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस सप्ताह हमने पढ़ा आपकी आरोह बुक का भाग 2 का पाठ 16 नमक। हमारे पाठ का नाम है नमक। इसकी जो लेखिका है बेटा वो है रजिया सज्जाद जहीर। ठीक है, उर्दू की लेखिका है ये रजिया सज्जाद जहीर। ठीक है बेटा, जो ये नमक है हमारा पाठ, ये एक कहानी है भारत पाक विभाजन की। ठीक है, जिस समय भारत पाक विभाजन हुआ था। रजिया सज्जाद जो आधुनिक उर्दू कला साहित्य की प्रमुख लेखिका मानी जाती है। इनका जन्म 15 फरवरी सन 1917 को राजस्थान के अजमेर नामक जिले में हुआ था। इन्होंने कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास किया है। सामाजिक यथार्थ यानी जो समाज की जो वास्तविकता है और मानवीय गुणों का सामंजस्य इनकी कहानियों की महत्वपूर्ण विशेषता है। इन्होंने अपनी कहानियों में मानवीय संवेदनाओं पर करारा व्यंग्य किया है। इसी प्रकार इनकी अनेक कहानियों में मानवीय पीड़ाओं का सजीव चित्रण हुआ है। ठीक है, कि जैसे मानो सजीव चित्र ही हमारे सामने उभर कर आ गया हो। बेटा जो ये कहानी है, इस कहानी में लेखिका ने भारत पाक विभाजन के बाद सीमाओं के दोनों ओर बसे लोगों की जो मानसिकता है उस पर प्रकाश डाला है कि किस तरह से दोनों भारत में और पाकिस्तान में जो लोग बसे हुए हैं, कैसी उनकी मानसिकता है, उस पर लेखिका ने प्रकाश डाला है। साफिया पाकिस्तान लाहौर में अपने भाइयों से मिलने जाने वाली थी। वह एक सिख बीवी से मिली जो उसे अपनी माँ के समान लगी। ठीक है, जाने से पहले वो एक सिख बीवी से मिली, एक मतलब वृद्ध औरत थी, उससे मिली जो सिख थी, और वो कैसी लगी उसको? अपनी माँ के जैसी। विभाजन के बाद यह सिख बीवी भारत में रह रही थी, लेकिन लाहौर को ही वह अपना वतन मानती थी, समझती थी। हमेशा क्या कहती थी कि मेरा वतन तो लाहौर ही है। जब कभी लाहौर की चर्चा होती तो वह वहाँ की यादों में खो जाती थी। उसने साफिया को लाहौरी नमक लाने के लिए कहा। जब साफिया ने उस सिख बीवी को कहा कि मैं कल लाहौर जा रही हूँ अपने भाइयों से मिलने, अपने परिवार से मिलने, आपके लिए कुछ लेके आऊँ, तो क्या है, उसने साफिया को क्या लाने के लिए बोला? लाहौरी नमक। साफिया 15 दिनों तक लाहौर में रुकी। चलते समय वह उसने एक नमक की पुड़िया अपने साथ में ले ली। ठीक है, जो उसने नमक मंगवाया था, साफिया को मतलब बहुत परेशानी हुई। वो काफ़ी सोच विचार में पड़ती रही कि इस नमक को मैं कैसे लेके जाऊं, और ऊपर से उसके भाई ने भी उसको बोल दिया कि अगर तू ये नमक लेके जाएगी, ये गैर कानूनी है, तो कस्टम वाले तेरे सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे। इस तरह से वो बहुत परेशान हो गई थी। ठीक है, चलते समय वह उसने एक नमक की उस पुड़िया को अपने साथ में ले लिया, लेकिन साफिया के भाई की नज़र पड़ गई। उसने उसको बता दिया कि ये तो गैर कानूनी है। वो इस बात से और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन बाद में वो क्या सोचती है कि जो कस्टम वाले हैं, जो चेकिंग करने वाले हैं, वो भी तो इंसान ही हैं, वो कोई मशीन थोड़ा ना है। और वो मेरी जो इंसानी भावनाएं हैं, जो मैं ये तोहफा मेरी माँ जी के लिए लेके जा रही हूँ, वो इस बात को जरूर समझेंगे। ठीक है, ऐसा वो खुद सोचने लगी। मतलब उसके भाई के विरोध करने के बावजूद साफिया ने क्या किया, वो नमक की पुड़िया अपने सामान में छिपाकर वो ले जाने लगी। ठीक है, उसने अपना सारा सामान बांध लिया। उसके पास 2 ही चीज़ें शेष रह गई थी। एक तो जो उसके मित्रों ने उसको किन्नू दिए थे, और दूसरा वो नमक की पुड़िया। साफिया को लगा कि इन दोनों को सरहद के पार ले जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। उसने निर्णय लिया कि वह नमक को फलों की टोकरी में छिपाकर ले जाएगी। वैसे वह उस पुड़िया को अपने शरीर में रख कर ले जाने को तैयार थी, पर यह संभव नहीं था कि वो कैसे छिपाकर लेके जाए उसको। साफिया के भतीजे भतीजियों ने पूछा कि फूफी जान, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहाँ हम लोग नहीं आ सकते? उन सबके और साफिया के बीच
एक सरहद थी जो कि एक दूसरे को सगे संबंधियों से मिलने से रोकती थी, और इसे ही वो क्या मानते थे, यही क्या है, कस्टम है। ठीक है, अगले दिन साफिया को लाहौर छोड़कर भारत जाना था। नमक की पुड़िया के बारे में सोचते सोचते साफिया को नींद आ गई। सोपन में उसने सिख बीवी को देखा और फिर लाहौर शहर के विभिन्न स्थानों को करवट लेते ही साफिया के पैर कीनू की टोकरी को छू गए। ये रसीले और ठंडे कीनू भारत और पाकिस्तान की एकता के सबूत थे। कस्टम पर पहुंचते ही साफिया ने यह फैसला लिया कि वह नमक को छिपाकर नहीं, बल्कि सामने कस्टम अधिकारी को दिखाकर ये नमक लेके जाएगी कि वो ये नमक यहाँ से लेके जा रही है, क्योंकि उसे विश्वास था कि जो कस्टम वाले हैं वो उसे मना नहीं करेंगे, उनमें भी तो इंसानियत होती है, वो भी तो इंसान है। बातचीत करते समय अधेड़ आयु के कस्टम अधिकारी ने कहा, जब वो वहाँ पर पहुंची तो क्या कहा उसने कि उसका वतन दिल्ली है। तब साफिया ने उसे बताया कि वह लाहौर से है, वह अपने भाइयों से मिलने लाहौर आई थी। साफिया ने नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दी। जब बातचीत खत्म हुई तो कस्टम अधिकारी ने पुड़िया को लपेटकर साफिया के बैग में रख दिया और कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। ठीक है, क्या कहा उस कस्टम अधिकारी ने कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यानी उस कस्टम अधिकारी ने साफिया को वो नमक ले जाने से मना नहीं किया। अटारी स्टेशन पर आते ही पाकिस्तानी पुलिस उतर गई और हिंदुस्तानी पुलिस सवार हो गई। ये पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ लाहौर समाप्त हुआ और कहाँ से अमृतसर शुरू हो गया, क्योंकि एक ही जमीन थी, एक ही जबान, एक जैसी सूरत और एक जैसा लिबास, यानी शक्लें भी एक जैसी, ओढ़ना पहनना, पहनावा, वेशभूषा भी एक जैसी। केवल पुलिस की हाथों की बंदूकों ने ही इन सबको अलग अलग भौगोलिक अस्तित्व दे रखा था। ठीक है, भारतीय कस्टम अधिकारी को साफिया ने नमक की पुड़िया दिखाई, फिर उसने भारतीय अधिकारी को दिखाई। उसने न केवल साफिया को चाय पिलाई बल्कि उसे नमक की पुड़िया देकर विदा भी किया। उसने भी उसको ले जाने से मना नहीं किया। ये भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका को अपना वतन मानता था। ठीक है, बचपन में उसने नजरुल और टैगोर के साहित्य को पढ़ा था। अब भी वह ढाका आता जाता है। जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो वह अधिकारी चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। वह यह निर्णय ही नहीं कर पाई कि वतन कहाँ है, जो वह कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। ठीक है, कहने का मतलब क्या है बेटा, वो सिख बीवी के लिए लाहौर से वो नमक की पुड़िया ले आई। ठीक है, और कस्टम ने भी उसको अपनी इंसानियत दिखाई, क्योंकि वो भी तो इंसान ही है ना। ठीक है, किसी ने उसको मना नहीं किया, वो अपनी माँ के लिए वो तोहफा लेकर पहुँच गई। इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, और अपनी उत्तर पुस्तिका बेटा जरूर पूरी कर लेना। धन्यवाद।